हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन के अपने लास्ट वीडियो में हमने राज्य स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण यानी कि जो एजेंसी राज्य स्तर पर कार्य करती है उनके बारे में पढ़ा। जिसमें हमने एससीईआरटी के बारे में पढ़ा था, मनोविज्ञान शाला के बारे में पढ़ा और पीएनपी के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे जिला तथा स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले उपकरणों के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे डाइट के बारे में। डाइट की फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, इसलिए याद रखना। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक संस्थाओं के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में सुधार करने, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा उनकी उपलब्धियों की मूल्यांकन कार्यक्रम पद्धति में सुधार करने पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया, डाइट की स्थापना की गई थी, क्योंकि डाइट की जब स्थापना कर ली जाएगी तो इन चीज़ों में हम लोग अच्छे ढंग से फोकस कर पाएंगे। इसीलिए जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसमें क्या किया गया कि जो शिक्षक संस्थाएं थी उनके लिए अभ्यर्थियों की जो चयन प्रक्रिया थी उसमें सुधार करने के लिए, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसे प्रभावी बनाने के लिए और उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन पद्धति में सुधार करने पर विशेष बल दिया गया और इसीलिए डाइट की स्थापना की गई थी। और डाइट की स्थापना की बात की गई थी 1986 की शिक्षा नीति में और इसी के लिए 1987 में डाइट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, 1986 वाली शिक्षा नीति में बात की गई और 1987 में इसकी सभी जिलों में एक-एक डाइट की स्थापना कर भी दी गई। तो यही लिखा है कि 1987 से सभी जिलों में एक-एक डाइट की स्थापना की गई। ठीक है, और इसकी बात किसमें की गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट की स्थापना की बात की गई थी। अब नेक्स्ट चीज है कि डाइट की संरचना कैसी होगी, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने डाइट की संरचना व्यक्त की है। किसने डाइट की संरचना बताई है, तो मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय का जो शिक्षा विभाग था उसने डाइट की संरचना व्यक्त की है। ठीक है, जिसमें निम्न स्टाफ की संतुति है, क्योंकि कई सारे स्टाफ होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका अकादमिक। अकादमिक जो है वो डाइट जिले की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। इसमें 1 प्राचार्य, 1 उप प्राचार्य, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता तथा 17 प्रवक्ता होते हैं। ठीक है, जो अकादमिक है वो क्या है, सर्वोच्च संस्था है जिले की। ठीक है, सर्वोच्च अकादमिक संस्था है जिले की, जिसमें 1 प्राचार्य होगा, 1 उप प्राचार्य होगा, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे तथा 17 प्रवक्ता होंगे जो पढ़ाई-लिखाई से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो पढ़ाने पे फोकस करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे फोकस करते हैं, तो ये अकादमिक संस्था है। दूसरा जो आता है आपका वो है स्नातक वेतन क्रम। ठीक है, स्नातक वेतन क्रम में कौन-कौन आता है? तो पहला आता है आपका एक सांख्यिकी कार, एक कार्यानुभव शिक्षक और एक तकनीकी सहायक। ठीक है, जो स्नातक वेतन क्रम है, ठीक है, इसमें भी 3 लोग होते हैं। इसमें पहला आता है आपका सांख्यिकी कार, जो स्टैटिक्स से संबंधित होता है, मतलब जो भी ऑफिस वगैरह का वर्क होता है कि कितना रुपया आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीज़ें ये देखता है। दूसरा कार्यानुभव शिक्षक होता है और तीसरा होता है तकनीकी सहायक। ठीक है, एक टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये 3 लोग होते हैं स्नातक वेतन क्रम में। और जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा स्टाफ है वो है गैर अकादमिक। गैर अकादमिक में क्या है कि जो पढ़ाई-लिखाई से संबंधित नहीं होते, जो अदर जो काम करते हैं डाइट में, जिसमें एक आता है पहला पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरियन होता है, ठीक है? वो आ जाएगा इसमें। दूसरा आपका एक कार्यालय अधीक्षक होता है इसमें, 10 लिपिक होते हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, ठीक है? तो गैर अकादमिक में कौन-कौन आता है? एक पुस्तकालय अध्यक्ष आता है, माने यानी कि लाइब्रेरियन आता है, एक कार्यालय अधीक्षक आता है, 10 लिपिक आते हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। तो ये डाइट का स्ट्रक्चर है, ये संरचना है डाइट की, जिसे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने पेश किया है, ठीक है? उन्होंने व्यक्त किया है कि कैसी संरचना होगी, जिसमें पहला अकादमिक है, दूसरा स्नातक वेतन क्रम है और तीसरा गैर अकादमिक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, याद रखना कि अकादमिक में कौन-कौन आता है, स्नातक वेतन क्रम में कौन-कौन आएगा और गैर अकादमिक में कौन-कौन आएगा। अब हम बात करेंगे डाइट के कार्य की कि डाइट कौन-कौन से कार्य करती है। देखो, डाइट के कार्य बहुत सिंपल है, याद कर लेना। पहला कि टीएलएम का विकास करना, दूसरा कि जो भी शोध प्रसार होते हैं, जो भी रिसर्च वगैरह होती है, ठीक है, उनका आयोजन करने का कार्य किसका होता है? डाइट का होता है। तीसरा कि ये कि जो नवीन प्रविधियाँ होती हैं, नई-नई चीज़ें जो हम सीखते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, उसकी जानकारी टीचरों को देना किसका कार्य है? डाइट का कार्य है। फिर है कि एनसीटीई से मार्गदर्शन प्राप्त करना। आपको पता है कि टीचर की सबसे बड़ी जो एजेंसी है वो एनसीटीई है, ठीक है? तो उससे जो भी चीज़ें जानकारी प्राप्त होती है, जो भी चीज़ें पता चलती हैं, तो उसकी जानकारी टीचर्स को देना, ठीक है? उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, ये भी डाइट का कार्य है। फिर है कि जिले में शैक्षिक नवाचारों को प्रोत्साहित करना, जो भी इनोवेटिव कार्य होता है, ठीक है? उसकी जानकारी प्राप्त करना, इनोवेटिव कार्यों को प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना कि जो बच्चे हैं नई-नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, नई-नई चीज़ें सीखें, ठीक है? तो ये भी कार्य डाइट का होता है। फिर है कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूल्यांकन करने का कार्य डाइट का होता है। तो कभी ना कभी डाइट से कोई ना कोई जाता रहता है विद्यालयों में मूल्यांकन करने के लिए। फिर है कि शिक्षकों के लिए सेवारत जो प्रशिक्षण होता है उसकी व्यवस्था करना, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आपने देखा कि कई प्राइमरी के स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं, ठीक है? कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है डाइट में, तो उसे अटेंड करने जाते हैं। तो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनकी व्यवस्था करने का कार्य भी डाइट का होता है। तो ये सारे डाइट के कार्य हैं, सिंपल से हैं, याद कर लेना, कई जगह आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो डाइट के कार्य याद रखना।
जो नेक्स्ट है एजेंसी है वो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से जान लेते हैं। यह जिले का बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिला स्तर पर इसका कार्यालय होता है। इनके सहयोग के लिए उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जिला जो होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसका बेसिक शिक्षा का ये सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, जिला स्तर पर इसका कार्यालय देखने को मिलेगा आपको। इनके सहयोग के लिए कौन-कौन व्यक्ति होते हैं, तो उप विद्यालय निरीक्षक होता है, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते हैं। ठीक है, और वित्तीय परामर्श व सहयोग के लिए जो है वो वित्त एवं लेखा अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगर वित्त से संबंधित जो भी परामर्श चाहिए होता है, सहयोग चाहिए होता है, तो उसके लिए वित्त एवं लेखा अधिकारी होते हैं। इसके कार्य देख लेते हैं। तो पहला है कि सभी प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल तथा साधारण विद्यालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना। ठीक है, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं एक जिले में, जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं और साधारण विद्यालय हैं, तो उन पर प्रशासकीय नियंत्रण रखने का कार्य इसी का होता है। दूसरा कि अभी अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके अंडर में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए वेतन की व्यवस्था करने का कार्य इसका है। फिर तीसरा कार्य है कि अध्यापक चयन समिति का अध्यक्ष पद संभालना तथा चयन हुए व्यक्तियों को क्रमानुसार नियुक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो अध्यापक चयन समिति जो है उसका अध्यक्ष पद यही संभालते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। और जितने भी व्यक्ति चयन होते हैं टीचर्स के लिए, ठीक है, जैसे कि क्या कि आपने यूपी टेट दिया, उसका सुपर टेट दिया, आपका चयन हो गया, तो चयन होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्रमानुसार नियुक्ति यही प्रदान करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आपको मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो यहाँ पर जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे वही आपको नियुक्ति प्रदान करेंगे। फिर फोर्थ कार्य है कि विद्यालयों का निरीक्षण कराकर रिपोर्ट का अध्ययन करके सुधार की व्यवस्था करना। ठीक है, जो भी विभिन्न विद्यालय हैं उनका निरीक्षण कराते हैं ये, ठीक है, उसका जो रिपोर्ट मिलती है उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसमें सुधार की व्यवस्था करते हैं। तो ये भी कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। और लास्ट है कि बेसिक क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी के रूप में अन्य सभी अधिकारियों का उपयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो बेसिक क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी हैं। ठीक है, तो इसी रूप में ये क्या करते हैं, जितने भी अन्य अधिकारी हैं उनका उपयोग करते हैं और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, जो भी इनका कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हैं ये। तो ये हो गए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य। हमने पढ़ लिया कि जो जिला स्तर पर एजेंसी कार्य करती है उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आ जाते हैं और डाइट आ जाती है हमारी। अब हम जान लेते हैं कि स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले कौन-कौन से अभिकरण हैं, मतलब कौन-सी एजेंसी हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। तो यहाँ पर 2 एजेंसी देखने को मिलती हैं आपको। पहला बीआरसी और दूसरा एनपीआरसी। इसके बारे में हम पहले पढ़े हैं थोड़ा-सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़े, थोड़ा-सा पढ़े हैं। तो बीआरसी जो है वो कहलाता है ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी कि ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर। एनपीआरसी को हम लोग कहते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी कि न्याय पंचायत रिसोर्सेज सेंटर। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है वो स्थानीय स्तर पर काम करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर बीआरसी तथा समूह स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र नियमित रूप से शैक्षिक समर्थन प्रदान कर रहे हैं। ये संसाधन केंद्र अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों एवं विद्यालयों को मार्गदर्शन करने एवं विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु प्रबंधन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो बीआरसी और एनपीआरसी ब्लॉक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर क्यों मतलब बनाए गए हैं, क्यों इनकी जरूरत थी? ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये संसाधन केंद्र जो हैं वो अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, दूसरा अध्यापकों एवं विद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करने, ठीक है, उन्हें टाइम-टाइम पर चीज़ें बताना कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ें सही हैं, ठीक है, जो पॉलिसी है उसके बारे में बताना, मार्गदर्शन प्रदान करना। तीसरा कि विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु मतलब विद्यालय स्तर पर कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, और कैसे अच्छा किया जा सकता है, तो इसके लिए प्रबंधन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य ने स्थापित किया गया है। ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट अच्छे से हो सके इसलिए इन्हें स्थापित किया गया है, ताकि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे और अच्छे से बढ़ाया जा सके और फोकस किया जा सके शिक्षा पर। इसलिए बीआरसी और एनपीआरसी को स्थानीय स्तर पर एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? नेक्स्ट है कि बीआरसी तथा एनपीआरसी हेतु भौतिक तथा वित्तीय संसाधन। बीआरसी तथा एनपीआरसी की पूर्ति हेतु भौतिक तथा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, टीवी, जनरेटर, कुर्सियां, मेज, अलमारी, दृश्य श्रव्य उपकरण, टाट पट्टी एवं दैनिक भत्ता आदि उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, जो बीआरसी है इसका जो प्रमुख होगा वो खंड शिक्षा अधिकारी होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि बीआरसी के पास जितने भी ब्लॉक में स्कूल होंगे, जो विद्यालय होंगे प्राइमरी, वो इसके अंडर में आएंगे। ठीक है, एनपीआरसी के में अंडर में आते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी विद्यालय में पुस्तकें देनी होती हैं जो बच्चों को वो मिलती हैं, सबसे पहले वो बीआरसी में पहुंचती हैं। ठीक है, तो बीआरसी में क्या होता है कि सभी विद्यालयों में कितनी पुस्तकें चाहिए, कितने बच्चे हैं, सबका डेटा होता है उनके पास। ठीक है, कि इस विद्यालय में 50 बच्चे हैं तो उनके लिए पुस्तकें अलग रखना। ठीक है, उन्हें जो
कुर्सियाँ विद्यालय में ज़रूरत है, जो मेज़ उन्हें ज़रूरी है, ठीक है? जो अलमारी उन्हें ज़रूरी है, जो शब्दश सामग्री की वहाँ पर कमी है, ये सारा डेटा उनके पास होता है, ये सारा सेट करते हैं पहले कि किस स्कूल में कितनी पुस्तकें पहुँचानी, कितनी पत्रिकाएँ पहुँचानी, ये सारी चीज़ें, ठीक है? बीआरसी में टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है, ठीक है? तो वहाँ पर कुर्सियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके लिए जनरेटर ज़रूरी है। अब तो बहुत ज़्यादा मॉडिफ़ाई हो गया है हर चीज़, ठीक है? प्रोजेक्टर वगैरह लग गए हैं, ठीक है? उसका पूरा डेटा जाता है लखनऊ में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? बीआरसी में, एनपीआरसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए भौतिक तथा वित्तीय संसाधन की इसमें बात की गई है कि कौन-कौन सी चीज़ें, क्या-क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएँ हैं, टीवी है, जनरेटर, कुर्सियाँ, मेज़, अलमारी, श्रव्यदृश्य उपकरण, टाट-पट्टी जो बच्चों के लिए चाहिए विद्यालयों में, ठीक है? और दैनिक भत्ता अगर मान लीजिए खंड शिक्षा अधिकारी इधर से उधर जा रहा है, ठीक है? मूल्यांकन करने जा रहा है विद्यालयों में, ठीक है? जो इसमें नीचे बताया भी गया है कि 1 माह में कम से कम 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करना है या 1 माह में समस्त प्राथमिक विद्यालयों को भ्रमण करना है। तो इसके लिए क्या है कि जो भत्ता दिया जाता है, तो उसी को हम दैनिक भत्ता कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनपीआरसी समन्वयकों को माह में 1 बार समस्त प्राथमिक विद्यालयों तथा बीआरसी समन्वयकों को माह में 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करना चाहिए। ठीक है? जो एनपीआरसी के कोऑर्डिनेटर होते हैं, इन्हें 1 महीने में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उन सभी का जो भी इसके अंडर में आ रहे हैं, उसका भ्रमण करना है। जबकि जो बीआरसी के कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं, उन्हें 1 महीने में 20 प्राथमिक विद्यालयों का भ्रमण करना है। ठीक है? तो कम से कम एक के अंडर में 150 के आसपास विद्यालय होते होंगे, 150-60 के आसपास। ठीक है, तो इन सभी का क्या करना होता है, भ्रमण करना होता है, ताकि साल में कम से कम 2 बार तो एक विद्यालय का भ्रमण किया जा सके। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो एनपीआरसी और बीआरसी के बारे में इतना ही है, ठीक है? ये वो एजेंसी हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, ये चीज़ याद रखना। जिला स्तर पर जो कार्य करती थी, उसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में हमने पढ़ा और डाइट के बारे में हमने पढ़ा। राज्य स्तर पर जो एजेंसी कार्य करती थी, उसमें हमने एससीईआरटी के बारे में पढ़ा था, मनोविज्ञान शाला के बारे में पढ़ा था और पीएनपी के बारे में पढ़ा था। और जो राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसी कार्य करती हैं शिक्षा के लिए, उसमें हमने एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा था, न्यूपा के बारे में पढ़ा था, एनसीटीई के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी एजेंसी हैं, ठीक है? तो अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, याद करना, ठीक है? चीज़ें समझना कौन-सी राष्ट्रीय स्तर की, कौन-सी राज्य स्तर की हैं, ठीक है? कौन-सी स्थानीय स्तर में एजेंसी आती हैं, तो इन सभी के कार्य आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब एक ही वीडियो बचा है आपका, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में हम थोड़ी-सी बातचीत करेंगे और 1-2 जो प्रश्न जो आ चुके हैं इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इसका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।